स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी डिग्रेडेशन, चैप्टर सेकेंड से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस ओनली वन फॉर्म टू अनदर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है भाई? कहता है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। द सम ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एनर्जीज इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। जो सम है अलग अलग तरीके की एनर्जीज का पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। व्हेन देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स द सेम और इट रिमेन कंजर्व्ड। जब भी कभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, तो भी जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। यानी अंदर में ही बस एक जो है दूसरे में बदल जाता है ना। यानी टोटल एनर्जी हमेशा एक रहती है। और ना स्मॉलर स्केल, अगर छोटे स्केल पे देखें, इफ़ वी कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड अकेला सिस्टम देखें, अ सिस्टम हैविंग नो इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ऐसा सिस्टम जिसका कोई इंटरेक्शन ना हो, यानी बाहरी दुनिया से कोई उसका रिश्ता ना हो, देन फॉर ऑल चेंजेस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सिस्टम, सारा का सारा जो बदलाव सिस्टम के अंदर आ रहा है, टोटल एनर्जी ऑफ द क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन सेम। तो उस क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर का सारा सिस्टम सेम रहेगा। सारी एनर्जी मतलब सेम रहेगी, टोटल सम हमेशा एक मतलब जितना था उतना ही आएगा। We shall now illustrate this principle in the case of mechanical energy of an isolated system। तो मैकेनिकल एनर्जी के केस में हम लोग इसको देखने वाले हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कह रहा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का होता है, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो कह रहा है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में कभी भी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन के नियम के अनुसार, लॉ के अनुसार, मैकेनिकल एनर्जी के लिए कह रहा है व्हेनेवर देयर इज एन इंटरचेंज बिटवीन द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम रिमेन कांस्टेंट। यानी के प्लस यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब भी कोई इंटरचेंज होगा, यानी पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो या काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो, जो सम ऑफ टोटल एनर्जी है यानी कि मैकेनिकल एनर्जी वो हमेशा एक रहेगी, जितना मतलब थी उतना ही कंजर्व रहेगी। थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन करने वाले हैं हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब यहाँ पे दिया है कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। इसको ऐसे करने में अच्छा नहीं लगेगा, तो हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अभी करेंगे। तो मान लो ये टॉप है और ये बॉटम है, ठीक है, और ये एक पोजीशन है A, एक पोजीशन है B और ये एक पोजीशन है C। अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट और यहाँ से यहाँ तक की हाइट, टोटल हाइट हमने ली है h। याद रखना कितने ली है, h। फिर इसके बाद अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की हाइट अगर हमने x ले ली, क्या ले ली, x, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो बची हुई है नीचे की वो क्या हो जाएगी, h मतलब टोटल और x घटा के, और इन दोनों को प्लस करेंगे, x कट जाएगा यानी बच्चा h। ठीक, अब यहाँ पे देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है फ्रीली फॉल कर रहा है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए कह रहे हैं मास कितना है उसका, मास बॉडी का m ले रहे हैं। अब फ्रीली फॉल कर रहा है और हाइट जो है हमने h ले रखा है। फिर इसके अलावा और क्या है, 3 पोजीशन हमने उसको दे दिया है।
अच्छा, शुरुआत में जब वो टॉप पोजीशन पे है तो टॉप पोजीशन पे उसके अंदर कोई मोशन नहीं है, यानी इनिशियल वेलोसिटी, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो अगर यहाँ इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है ना। तो देखो सबसे पहला वाला करने वाले हैं, एट पोजीशन ए इनिशियल वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, यानी हाफ एम और 0, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0। अब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कितनी है, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, सॉरी यू के लिए, तो यू इक्वल टू एम जी एच होता है। मास एम लिया है, ग्रेविटी जी ही है, और हाइट ये नीचे से ज़मीन से पूरा ऊपर तक की हाइट एच है, तो एम जी एच। तो के प्लस यू यहाँ पे कितना हो रहा है, 0 है काइनेटिक एनर्जी, और ये है एम जी एच, यानी कि एम जी एच। और ये बात हमें याद रखनी है कि सबसे टॉप पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एम जी एच, यानी कि मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। इसके अलावा पोजीशन बी पे आते हैं, एट पोजीशन बी। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात है, जब बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ऐसे बॉडी ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आई, तो अब बॉडी के अंदर कोई वेलोसिटी आ गई। क्या आ गई बॉडी के अंदर, वेलोसिटी। तो मान लेते हैं कि बॉडी के अंदर वेलोसिटी आई v1। क्या वेलोसिटी आया, v1 आ गया। अच्छा, तो बॉडी के अंदर v1 वेलोसिटी आया, अब बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, बॉडी कितना मूव कर रही है, ऊपर से नीचे आई x। ओके, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, वेलोसिटी लिख दी, एक्वायर हो गया v1। अब भाई शुरुआती वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v1 है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऊपर से नीचे आया, यानी x डिस्टेंस नीचे आया। ओके, और एक्सेलरेशन फ्री फॉल में g के इक्वल है ना, ग्रेविटी के अंदर फॉल कर रहा है ये। अब आपको एक चीज़ पता है कि v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, v स्क्वायर वही v1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 2, a की जगह g और s की जगह x, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू 2gx हो गया। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू 2gx, सॉरी v1 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ वेलोसिटी एक्वायर हो चुकी है v1, तो उसी का स्क्वायर। मैंने हाफ लिखा, m लिखा, लेकिन v1 के स्क्वायर की जगह क्या लिखने वाला हूँ, 2gx। 2 से 2 कट हो गया, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, इज इक्वल टू mgx। क्या आया, mgx आ गया काइनेटिक एनर्जी। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात करें, तो अब ज़मीन से ऊंचाई पे हाइट कितनी बची है, h माइनस एक्स। बी पोजीशन पे हाइट कितनी है, हाइट है तुम्हारा h माइनस एक्स। तो अब हाइट कितनी है, h माइनस एक्स। जी अभी भी जी ही रहेगा और m ही रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh होना चाहिए। तो मास तो उतना ही रहेगा, ग्रेविटी भी उतना ही रहेगी, लेकिन हाइट अब की बार h माइनस एक्स हो गई। अब यहाँ पे फिर से हमको करना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए mgx प्लस mgh माइनस एक्स, किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो mgx प्लस mgh माइनस mgx, देखो प्लस का mgx माइनस का mgx कट गया। k प्लस u की वैल्यू पता चल रही है तुमको, k प्लस u की वैल्यू कितनी आ गई, mgh, ये भी याद रखो। फिर आते हैं हम लोग एट पोजीशन सी। एट पोजीशन सी, लास्ट पोजीशन पे आ जाओ। लास्ट पोजीशन पे जब ग्राउंड पे हम लोग गिरे, तो ग्राउंड पे हाइट क्या हो गई, 0। हाइट 0 हो गई, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0।
कैसे? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती ही क्या है, mgh, यानी कि mg और हाइट अगर ज़ीरो हो गई, पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो देखते हैं। इनिशियल स्पीड से सीधे डायरेक्ट यहाँ फाइनल स्पीड पे आ गई, ऊपर से एकदम डायरेक्टली यहाँ पे। अब यहाँ पे वेलोसिटी ले लो v, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे वेलोसिटी उसने एक्वायर कर लिया v, और हाँ ठीक है m है ही, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पहले तो हमको जैसे यहाँ पे निकाले वैसे यहाँ के लिए भी निकालना होगा। v² प्लस u² इज इक्वल टू 2as होता है, तो इस बार v² तो v ही लिया है, प्लस 0 इक्वल टू 2, और एक्सेलरेशन की जगह g, और s डिस्प्लेसमेंट, इस बार डिस्प्लेसमेंट कितना है, पूरा ऊपर से नीचे तक। बॉडी ऊपर से कहाँ आ चुकी है, बिल्कुल ग्राउंड पे, यानी कि हाइट इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो 2gh, यानी v² की वैल्यू कितनी हो गई, 2gh। v² की वैल्यू 2gh निकाला हमने इस इक्वेशन से। हम यहाँ पे हाफ mv² की जगह पे क्या लिखेंगे, 2gh, 2 से 2 कट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखो, mg और h आ गई, ठीक है, एट पोजीशन सी। तो एट पोजीशन सी, तो यहीं पे देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का सम कितना हुआ। काइनेटिक के लिए मैंने mgh लिखा, पोटेंशियल के लिए 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ mgh आया। थर्ड देखो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम mgh, सेकंड देखो काइनेटिक पोटेंशियल का mgh, और फर्स्ट में भी देखो काइनेटिक और पोटेंशियल का mgh, ठीक है। तो ये तुमको बताता है। अब आते हैं हम लोग अपनी बुक में वापस, कि 10 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी नोट दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, that is sum of kinetic and potential energy, always remain constant at each point of motion, and it is equal to the initial potential energy at height h। तो हमेशा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट h पे थी उसके हमेशा इक्वल होगी, और जैसे जैसे बॉडी फॉल करती है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। Just at the instant when it strike the ground, the whole of potential energy has changed into the kinetic energy। और जैसे ही किसी इंस्टेंट पे जब वो स्ट्राइक करेगा एक इंस्टेंट पे ग्राउंड को, पूरा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। Therefore, kinetic energy of the body on reaching the ground is equal to the initial potential energy at height h। तो इसीलिए जब बॉडी ग्राउंड पे पहुंचती है तो उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, बिल्कुल उतने ही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल जो कि बिल्कुल हाईएस्ट टॉप पे थी। सिमिलरली व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अंडर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी में जब किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड एट इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग अप कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड द पोटेंशियल एनर्जी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बाय द सेम अमाउंट। तो जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो वेलोसिटी उसकी घटती जाती है, और हाइट को वो अचीव करता जाता है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे पहुंचते पहुंचते उसकी मैक्सिमम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। व्हेन द बॉडी रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट, whole of initial kinetic energy has changed into potential energy and the body momentarily comes to rest। और एक मैक्सिमम पॉइंट पे पूरा काइनेटिक एनर्जी पूरा चेंज हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, और बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, फिर वो दोबारा फॉल करती है। एट दिस इंस्टेंट the body is still under the effect of force of gravity, so the body start falling down and its potential energy begins to change into kinetic energy। अब वो है तो ग्रेविटी के ही संपर्क में, तो फिर वो बॉडी दोबारा जो है वापस से गिरने लगती है, और फिर से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होने लगता है, और वो जब वापस आती है तो काफ़ी स्पीड से आती है। It may be noted that the initial kinetic energy provided to the body at the ground so as to reach a certain height h must be equal to the potential energy of the body at that height h equal to mgh। यानी कि बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी हमने दी होगी,
या फिर जितनी काइनेटिक एनर्जी हमको मिली यानी कि उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर रहा होगा, दैट इज इक्वल टू mgh. The table below represent the kinetic energy and potential energy and total energy of the mass m of the body mass m at various height above the ground during vertically downward and upward motion under gravity. तो डाउन और अपवर्ड के लिए यहाँ पे तुमको टेबल में दिया हुआ है कि किस किस पोजीशन पे कितना कितना रहेगा. ये ऑलरेडी हमने तीनों पॉइंट पे कर लिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, और उसी को ग्राफिकली यहाँ पे तुमको रिप्रेजेंट करके दिखाया है. हाँ, एक खास बात ये है, नोट दिया हुआ है कि ऊपर के कैलकुलेशन में द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड एयर इज़ बीइंग टोटली इग्नोर्ड. जो फ्रिक्शन है ना बॉडी और एयर के बीच में, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है. इनफैक्ट फ्रिक्शन की वजह से फॉल के समय में सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल चेंज टू हीट एंड इट विल गेट डिसिपेटेड इन एयर. तो कुछ एनर्जी जो होगी वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी और वो जो है डिसिपेट हो जाएगी एयर में. एट द ग्राउंड सी द काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस देन mgh. ग्राउंड पे भी आते हुए काइनेटिक एनर्जी लेस देन रहेगी ऐसा mgh से. ऐसा क्यों? इसी की वजह से द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज देयरफॉर स्ट्रिक्टली वैलिड इन वैक्यूम वेयर फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज एब्सेंट. और ऐसा इसीलिए तभी पॉसिबल है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्ट्रिक्टली वैलिड है किसमें? वैक्यूम में, जहाँ पे कोई एयर वगैरह ना हो. इसलिए ऑल्दो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ऑल काइंड इज ऑलवेज ट्रू. और बाकी जो है हर जगह के लिए ऐसे, ऑल्दो ये कैसा रहता है, हमेशा ट्रू रहता है. फिर उसके बाद है नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू अ प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम. अब देखो इसका क्या यूज़ है प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम में. अब फिगर 2.20 इसमें पेंडुलम दिख रहा है, सिंपल पेंडुलम है, रिजिड सपोर्ट के साथ है. इट्स रेस्टिंग पोजीशन कैसा है? ए पे. ये है तुम्हारा रेस्टिंग पोजीशन, पूरा दिख रहा हो आपको? हाँ, ये है इसका रेस्टिंग पोजीशन. रेस्टिंग पोजीशन में है. जब इसको डिस्प्लेस किया जाता है किसी एक पोजीशन पे, है ना, तो रीचिंग इक्वल डिस्टेंसेज एंड इक्वल हाइट ऑन अदर साइड, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन बिटवीन द बॉब एंड द सराउंडिंग ऑफ एयर, कंसिडरिंग द पेंडुलम एज एन आइसोलेटेड सिस्टम, द मोशन ऑफ पेंडुलम कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब देखो कभी कभी होता है, देखा होगा यार, घड़ी वड़ी में लगा होता है. अब ये पेंडुलम जो होता है ना, आइसोलेटेड है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई हवा वगैरह नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम वाला सिस्टम है. अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को दिखाएगा तुमको कि हमेशा मैकेनिकल एनर्जी की जो है कंजर्व्ड रहेगी. ए पोजीशन पे है, एक तरफ जितना इसको उठाया जाएगा वैसे ही उतनी ही तरफ बी पे और वो पॉइंट सी पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा. अब ये कैसे है देखो, when the bob of the pendulum is displaced from its resting position A to B, the bob gets raised by a vertical height h, so its potential energy increases by mgh. If m is the mass of the bob, now on releasing the bob at B, it moves from B to A. Its vertical height decreases from h to 0, so its potential energy decreases from mgh to 0, and it gains the kinetic energy half mv square. of half mv square किसके इक्वल होएगा? mgh के. At the point B, the bob acquire the velocity v is equal to under root 2 gh, so it move toward C. अंग्रेजी थी, हिंदी देखते हैं अभी. देखो अगर पॉइंट ए पे वो ऑलरेडी था, तो पॉइंट ए से जब हमने उसको जो है डिस्प्लेस किया, पॉइंट बी पे ले गए. पॉइंट बी पे जब वो ले गए हम, तो ये एक हाइट एक्वायर कर लिया. हाइट एक्वायर किया, यहाँ स्टॉप है, स्टॉप है, वेलोसिटी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन हाइट होने की वजह से इसके पास mgh है. जैसे ही हमने इसको रिलीज़ कर दिया, रिलीज़ किया तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगी काइनेटिक एनर्जी में. यहाँ पे आने पे 0 पे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पूरी ख़त्म हो गई, लेकिन इसके अंदर आ चुकी है क्या? काइनेटिक एनर्जी. और वो काइनेटिक एनर्जी कितने के इक्वल है? mgh के. तो जाहिर सी बात है ये और आगे आ जाएगा उस mgh तक पहुँचने के लिए. तो ये जितना काइनेटिक एनर्जी पाया है उतना ही आगे ऑटोमेटिकली खुद से जाएगा वेलोसिटी की वजह से. तो काइनेटिक एनर्जी अब धीरे धीरे फिर पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी. अब पोटेंशियल यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फ्रीज कर जाएगी, सीज कर जाएगी, और फिर वापस से इस पॉइंट से फिर वापस ग्रेविटी की वजह से वापस आएगा, और ये कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा. मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, फिर काइनेटिक पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल. ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा. एक्वायर करने के बाद वेलोसिटी एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा. फिर इसके बाद नेक्स्ट है
कि वही बॉब रीचेस टू वर्टिकल हाइट एज अगेन इट एक्वायर द पोटेंशियल एनर्जी mgh और बिकम्स जीरो। तो बार बार ऐसा होता रहेगा, है ना। ग्रेविटी की वजह से बी से ए के पास आएगा, फिर ए से सी के पास जाएगा काइनेटिक की वजह से, फिर सी से ए के पास आ जाएगा ग्रेविटी की वजह से। एज द बॉब सिंक्स बैक सी टू ए द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एंड द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। तो वही एक तरफ से डिक्रीज होगा, एक इंक्रीज होगा, काइनेटिक इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, काइनेटिक इंक्रीज होगा। ये पूरा ठीक है, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली तब है जब ये वैक्यूम में हो, ताकि कोई फ्रिक्शन वगैरह ना हो। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है, कह रहा है एनर्जी का डिग्रेडेशन यानी कि कम होना। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल रिमेन कांस्टेंट। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कहती है कि पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, बट इट डज नॉट मीन दैट द एंटायर एनर्जी इज अवेलेबल टू अस फॉर वर्क सच एज कुकिंग, रनिंग व्हीकल, ऑपरेटिंग मशीन एंड एप्लीयंसेस एक्सेट्रा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पूरी की पूरी एनर्जी हमारे इस्तेमाल में बाकी रहेगी कि हम कुक कर सकें, रनिंग व्हीकल वगैरह दौड़ा सकें, मशीन चला सकें, एप्लीयंसेस वगैरह। व्हेन एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर सम पर्पसेस वी ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम द गिवन फॉर्म टू द डिज़ायर्ड फॉर्म। जब हम एनर्जी को इस्तेमाल करना होता है किसी काम के लिए, तो एनर्जी को हम गिवन फॉर्म से अपने फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब तेल है तो आग लगा के आग लगाते हैं, तो आग पे खाना बनाते हैं, है ना। तो जो ईंधन दिया है, तो यानी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिज़ायर्ड फॉर्म में चली जाती है ना। जैसे लकड़ी है तो वो जलने लगा। द एंटायर एनर्जी डज नॉट चेंज इनटू डिज़ायर्ड फॉर्म। पूरी एनर्जी जो है डिज़ायर्ड फॉर्म में नहीं जाती, सिर्फ एक पार्ट उसका जाता है, और उसका कुछ पार्ट है जो दूसरी चीज़ों में चला जाता है, जैसे कि हीट में, और हीट में बर्बाद हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन, जो कि विच इज़ नॉट यूजफुल और अनडिज़ायरेबल, और ये हमको चाहिए नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये प्रोड्यूस होता है। दिस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टू द अनडिज़ायरेबल और नॉन यूजफुल फॉर्म एनर्जी इज़ कॉल्ड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। अब इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग डिसिपेशन कहते हैं। अब ये जो डिसिपेशन है ना, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमको चाहिए नहीं रहता है। हम तो चाहते हैं कि पूरा का पूरा मिल जाए, है ना। ठीक, तो सिंस दिस पार्ट ऑफ एनर्जी, और ये पार्ट ऑफ एनर्जी जो हीट में, लाइट में, मतलब किसी दूसरे फॉर्म में चली गई जो कि मेरे इस्तेमाल में नहीं आई, तो वो फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे किसी काम में नहीं है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये। विथ मोर एंड मोर यूज ऑफ एनर्जी द डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी विल ग्रेजुअली इंक्रीज while the energy available for useful work will gradually decrease since the total energy remain constant। तो टोटल एनर्जी तो रिमेन रहेगी कांस्टेंट, लेकिन ये जो दूसरा फॉर्म लेके बर्बाद हो जा रही है एनर्जी, वो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। अब इसका एग्जांपल, अब इससे नहीं समझ में आया तो एग्जांपल से बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। जब हम लोग लाइट करते हैं बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, तो ओनली 25% ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू द लाइट एनर्जी। सिर्फ 25% जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू हीट एंड अदर इनविजिबल रेडिएशन विच आर अल्टीमेटली इम्पार्टेड टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल। अब देखो रिमेनिंग पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किस में बदल जाता है, 25% खाली कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी एनर्जी बर्बाद हो जा रही है हीट और दूसरे इनविजिबल रेडिएशन में। अल्टीमेटली वो इन्वायरमेंट में इधर उधर बर्बाद हो जा रही है, इधर उधर चली जा रही है, ठीक है। और या फिर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल में। जब हम लोग कोई गाड़ी चलाते हैं, व्हीकल रन करते हैं, एक पार्ट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है जो फ्यूल्स, उसके ईंधन से उसको यूज़ किया जाता है उस व्हीकल को चलाने के लिए। मेजर पार्ट, बड़ा हिस्सा यूज्ड अप किया जाता है हीटिंग में, और मूविंग पार्ट ऑफ मशीन में चला जाता है। इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क करने में, दो सरफेसेस के बीच में जो फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स, उसके खिलाफ वर्क करने में, और टायर वगैरह में, ग्राउंड और टायर के बीच में, और साउंड के फॉर्म में, वो एनर्जी हमारी बर्बाद हो जाती है। और वो एनर्जी जो है जिसको कि हम चाहते नहीं थे, तो वो थोड़ा बहुत डिग्रेडेशन चल रहा। जब हम लोग खाना बनाते हैं फायर पे, तो सारा हीट एनर्जी जो है इधर उधर रेडिएट होता है मोस्टली, है ना। सारा तो चूल्हे का डेगची के ऊपर आंच लगता नहीं है, तो इसीलिए बहुत सारी एनर्जीज इधर उधर डिसिपिएट हो जाती हैं, है ना।
गैस वगैरह चूल्हा वगैरह ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल फोकस देके बिल्कुल जाता है वहीं पे। द इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज आर रन बाई इलेक्ट्रिसिटी, द मेजर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अब तार के अंदर से बिजली जा रही है या फिर कोई एप्लियंस वगैरह चल रहा है तो जो हीटिंग इफेक्ट आ रहा है उससे भी एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है। In transmission of electricity from power generating station, a lot of energy, electrical energy is wasted in form of heat energy in line wire used for transmission. अब जब बिजली लेके आई जाती है तो बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाली बिजली है हम लोगों के देश की ज़्यादातर 23% से भी ज़्यादा, तो उन बिजली को हम लोग जब अपने गांव मोहल्ले तक लाते हैं मोटे मोटे तारों में तो बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में बर्बाद हो जाता है ट्रांसमिशन के टाइम पे। All machine have efficiency less than 1, which implies that only a fraction of input energy is used for doing useful work and rest of the input energy is wasted. सारी जो मशीन्स होती हैं ना, आइडियल मशीन तो मालूम ही होगा, पढ़ा होगा, अभी आओगे आगे आप पढ़ोगे 3rd चैप्टर में। तो आइडियल मशीन कोई भी मशीन नहीं हो सकती है क्योंकि फ्रिक्शनलेस मासलेस नहीं हो सकती कोई मशीन। तो हर एक मशीन की एफिशिएंसी लेस देन 1 है। इससे ये पता चलता है कि ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इनपुट एनर्जी, जो इनपुट हम दे रहे हैं उसका एक फ्रैक्शन ही जो है यूजफुल वर्क में जा रहा है, बाकी एनर्जी जो है हमारी बर्बाद हो रही है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कंक्लूड इन ऑल प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द यूजफुल फॉर्म अ गुड फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी टेंजेस टू द यूजलेस फॉर्म और डिग्रेडेड फॉर्म। तो हम इन सारे एग्जाम्पल से ऊपर से समझ सकते हैं कि जब भी हम लोग कन्वर्जन करते हैं डिज़ायर्ड फॉर्म के लिए या फिर अपनी यूजफुलनेस के लिए तो बहुत सारा पार्ट है एनर्जी का जो हमारा बर्बाद हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। ऑलरेडी आई हैव सॉल्व दीज एक्सरसाइजेस, तो यू कैन गो फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।